बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदराबाद न्यूज़ की जानिब से बरक़ात रिज़वी तवज्जो तलब के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हर बुध को तवज्जो तलब आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। इस मरतबा डोमेस्टिक को ज़्यादा से ज़्यादा ज़ेर बहस लाएंगे। नाज़रीन, दोस्तों की तजावीज़ में ये तजवीज़ बार बार आ रही है कि डोमेस्टिक पे तवज्जो दी जाए और उसको ज़्यादा वक्त दिया जाए। तो मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ कि इसे हमारे इसको यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पे लाइक कीजिएगा और अपनी तजावीज़ से हमें आगाह करते रहिएगा ताकि मज़ीद इसको बेहतर किया जा सके। नाज़रीन, खुश आइंद बात यह है कि अभी हाल ही में वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची तशरीफ़ लाए। उन्होंने कराची की सूरत हाल और यकीनन कराची से मुल्हक़ा जो शहर हैं, आबादियां हैं, या सिंध के जो दीगर शहर हैं, या जिन अज़ला को हुकूमत सिंध ने आफत ज़दा करार दिया है, उनके मुताल्लिक़ भी ज़रूर बात हुई होगी। मगर ऐसी कोई बात किसी लेवल पे भी, चाहे वो सरकारी ज़राए अबलाग हो या प्राइवेट ज़राए अबलाग हो, जिसमें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और जनाब आली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी पे इस किस्म की कोई बात नहीं हुई। तो पहले तो खुशाइन बात यह है कि 1100 अरब रुपए जो हैं वो कराची की तामीर व तरक्की के लिए रखे गए, क़ता नज़र इसके कि उन पैसों में कितने पैसे जो हैं वो नए शामिल हो रहे हैं और कितने पैसे जो हैं पुराने रनिंग प्रोजेक्ट्स के पैसे शामिल किए गए हैं, जिसके ऊपर एक बड़ी तवील बहस हो रही है मीडिया में। और कि वो ये जो मुख्तलिफ जो साहिबुर राय हैं वो मुख्तलिफ राय रखते हैं इसमें। मगर खुश आइंद बात यह है कि वज़ीर आज़म ने कराची के ऊपर तवज्जो दी। अब मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि पहले तो इस 1100 अरब रुपए या 1100 अरब रुपए में से जो जैनुइन पैसे कराची को दिए जा रहे हैं, उनके ख़र्च करने के लिए कोई ऐसा लाए अमल तय किया जाए कि इन पैसों का कम से कम ज़िया हो, कम से कम ख़राब हों ये पैसे, कम से कम ये पैसे जो है वो लोगों की जेबों में जाएं, ये कराची में ही लगने चाहिए। तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तजावीज़ जो हैं ज़ेर गौर हैं। तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूं कि हुकूमत सिंध ने अब तक जो आफत ज़दा इलाक़े करार दिए, या जहाँ जहाँ जिन शहरों में बारिश हुई है, जिन देहातों में बारिश हुई है, वो तकरीबन 20 ज़िले हैं, जिसमें से 6 ज़िले जो हैं वो कराची के हैं और बाकी 14 ज़िले अदर दैन कराची हैं। तो इन कराची के जो कराची के अलावा जो ज़िले हैं, उनमें सूरत हाल अगर वज़ीर आज़म साहब की टीम, वज़ीर आज़म साहब के फॉलोअर्स इस तरफ यहाँ इन इलाक़ों में भी मौजूद हैं, वो अगर इस बात को पे तवज्जो दें कि जो तबाही इन इलाक़ों में हुई है, जो तबाही हैदराबाद में हुई है, जो तबाही नवाबशाह में हुई है, जो तबाही और दीगर इनके साथ के इलाक़े हैं उनमें हुई है, तो वो वहाँ भी ज़रूरत है इसी किस्म के पैकेज की। जैसा कि इससे पहले 2003 में जब शदीद किस्म का जो है रैन फ्लड आया था, तो उस वक्त गालिबन जो है परवेज़ मुशर्रफ साहब सदर पाकिस्तान थे। उन्होंने, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी यहाँ जो है सिंध में, और वो जो बल्दियाती निज़ाम वो 2001 वाला था। तो ये जो है उन्होंने इसके लिए जो पॉलिसी दी थी या इसके लिए जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया था, अगर उसी ही तरीक़ाकार को अडॉप्ट किया जाए तो मुमकिन है कि इसमें बेहतरी आए। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होते हैं, इसी को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। तो बात हो रही थी गुज़िश्ता 2003 की बारिशों और उसके लिए किए गए इक़दामात। तो उस इक़दामात में जो पैकेज दिए गए थे उसमें हैदराबाद भी शामिल था, और उसी हैदराबाद के पैकेजों का ये समर है कि आज हैदराबाद में ये फ़्लाईओवर्स मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ ट्रैफ़िक की रवानी के लिए ज़रूरत थी फ़्लाईओवर्स की, वहाँ फ़्लाईओवर्स बनाए गए। अब भी हैदराबाद में बेइंतहा ज़रूरत है कि उसके रास्ते दुरुस्त किए जाएं, उसके सीवरेज के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए, उसके फायर ब्रिगेड के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए, उसकी गलियों को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि हैदराबाद गुंजान गलियों पे मुश्तमिल शहर है। उसकी गलियों को दुरुस्त किया जाए, उसके जो है दूसरी कि यहाँ से वो सीवरेज जो है वो पंपिंग सिस्टम के ज़रिए है, तो उसके पंपिंग सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। उसके ट्रीटमेंट प्लांट को जो कि 2005 या 6 का प्रोजेक्ट था, वो आज तक करोड़ों रुपए उसके ऊपर लगे हैं और वो कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके सीवरेज वाटर के ट्रीटमेंट प्लांट को मुकम्मल किया जाए और निकासी आपके लिए प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए। तो हैदराबाद को बड़ी शदीद ज़रूरत है। हैदराबाद क्योंकि कराची का अगर ट्विन सिटी कहा जाए तो ये मुबालगा आराई नहीं होगी, क्योंकि हैदराबाद अब जब कराची से आप निकलते हैं तो आपको फौरी तौर पर जो है हाईवे पे मोटरवे M9 पर दोनों जानिब जो है वो एक आपके लेफ़्ट पे तो बहरिया मिलेगा और सीधे हाथ के ऊपर DHA कराची का सिटी का जो प्रोजेक्ट है, कराची सिटी DHA वो मिलेगा। वो ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन जो है वो नूरियाबाद से पहले थोड़ा पहले तक है। तो तकरीबन कोई 30% 35% रास्ता हैदराबाद और कराची के दरमियान में है। वो ये दो आबादियाँ जो बहुत बड़ी आबादी बनने जा रही हैं, ये दूसरा कराची बनने जा रहा है। तो उसी से थोड़ा आगे निकलेंगे तो फिर इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है, जिसमें अब ख़ासी हद तक वो आबाद हो गया है। उसमें बड़ी कसीर तादाद में लोग रह रहे हैं, वो भी एक शहर की सूरत इख्तियार कर गया है। उससे जब थोड़ा आगे आते हैं तो तकरीबन 60 और 70% M9 गुज़रने के बाद जो है राइट हैंड पर अभी नया बेस एयरफोर्स का नया बेस बनाया गया है, बल्कि बन रहा है, और वो तकरीबन वो भी उसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो यकीनन जहाँ कैंटोनमेंट आ जाता है तो वहाँ ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सहूलतें पहुँचती हैं। तो लोग उन सहूलतों को अट्रैक्ट करते हुए वहाँ आबादकारी करते हैं, लोग अपनी रिहाइश इख्तियार करते हैं, उसके गिरदो नवा में बहुत सारे कारोबारी लोग पहुँच जाते हैं। तो इस एतबार से हैदराबाद जो है अब कराची का ट्विन सिटी हो गया। तो मेरी दरख्वास्त ये थी प्राइम मिनिस्टर साहब से या अरबाब इक़्तिदार से या ये जो अभी हुकूमत सिंध की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से कि वो इस बात पर ज़ोर देते कि कराची कम से कम कराची के साथ जो है हैदराबाद को भी शामिल किया जाए, और फिर हैदराबाद के साथ ही साथ जो दीगर अज़ला हैं जहाँ पर ये नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है, रास्तों का नुकसान हुआ है, लोगों के कच्चे पक्के मकानों का नुकसान हुआ है, तो उनकी दाद रसी की जाए, उनको सहूलत मुहैया की जाए। तो नाज़रीन, ये तो हो गई हैदराबाद और कराची और बारिशों के बाद की सूरत हाल की बात करते हैं। तो अभी भी सूरत हाल वही है कि जी रिलीफ जो है, रिलीफ का काम जो है वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। उसमें किसी किस्म की कोई ये तशख़्ख़ुस नहीं होता कि ये काला है, ये गोरा है, और ये अरबी है, ये अजमी है, इस किस्म का कोई, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। और रिलीफ़ के काम में इस बात को कि ये सोसाइटी जो है वो अभी रेगुलराइज़ नहीं हुई है, ये सोसाइटी गवर्नमेंट के पास इन लिस्ट नहीं है, और ये उसमें रहने वाले तो पाकिस्तानी है ना, उसमें रहने वाले तो इसी पाकिस्तान, इसी हैदराबाद, इसी सिंध के बाशिंदे हैं, जिन्हें गवर्नमेंट की तवज्जो की ज़रूरत
ज़रूरत है। तो खुदारा इस तरफ तवज्जो दीजिए और इन लोगों को अपनी इन लोगों को जो सहूलियात रिलीफ़ के हवाले से पहुंचानी है तो वो उन्हें उनके डोर स्टेप पे पहुंचाएं। डोर तो उनके ख़त्म हो गए हैं, वो अब कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, झुग्गियाँ उनकी तबाह हो गई हैं और वो रोडों पे बैठे हुए हैं। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं मज़ीद डोमेस्टिक की तवज्जो तलब जो इशूज़ हैं उन पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात हो रही थी डोमेस्टिक इश्यूज़ पे। तो मैं अर्ज़ करूँ कि इलेक्टेड मेंबरान और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर साहिबुर राय ग्रुप्स की जानिब से एहतजाज और अपनी आवाज़ बुलंद करने के बावजूद हेस्को ने अपना तरीक़े को ठीक नहीं किया है और वो शिकायतें मुसलसल मौसूल हो रही हैं। मैं बिल्कुल गैर जानिबदारी से बात करता हूँ कि चाहे वो अखबार को देख लें, ख्वाह वो सोशल मीडिया के जो इधर हैदराबाद के नामवर चैनल्स हैं उन चैनल्स की रिपोर्टिंग को देख लें। तो मेरी पिछली मरतबा इस पे मैं उसे रिपीट करूँगा कि हेस्को के का जो अमला है, स्पेशली वो जो फील्ड में है, उसने हैदराबाद के लोगों को या हेस्को की जुरिसडिक्शन में जो आबादियां हैं उनके लोगों को शायद उनका ख़्याल ये है कि ये पाकिस्तानी नहीं हैं, ये किसी दुश्मन मुल्क के लोग हैं। तो इनको जितना ज़्यादा लूटा खसूटा जाए, इनके साथ ज़्यादती की जाए, वो शायद कम होगी। मेरा इशारा है कि हेस्को के लोग जो हैं वो एक तो वो ट्रांसफार्मर की ख़राबी के बाद पलट के नहीं आते, ट्रांसफार्मर उतार के ले जाते हैं तो फिर उसके बाद ख़बर नहीं लेते। दूसरा ये कि लोड शेडिंग ने जो है एक अजाब किया हुआ है और लोड शेडिंग की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि 1 घंटा बिजली फराहम करते हैं, 2 घंटे की लोड शेडिंग होती है। और ये सिर्फ किसी मखसूस इलाके में नहीं, ये शहर के तमाम इलाकों में, ख्वाह वो जो उनकी पॉलिसी कि जो इलाका पेमेंट करता है वो हो या उसके अलावा हो, जहाँ पे कुंडों का सिस्टम हो या जहाँ पे इनके लोग जो हैं हेस्को के लोगों की जो मंथलियाँ बनी हुई हों, वो इलाके हों, वो हर जगह इसी तरह से कि वो जो है शरीफ बदमाश, मतलब चोर और साहूकार में उनकी नज़र में कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने जिस कदर ज़्यादती की हुई है, तो मैं अर्ज़ करूं न सिर्फ ये कि मैं अभी इसमें फिर इसे रिपीट कर रहा हूँ पिछले हमारे कि ट्रांसफार्मर वाला इशू इस वक्त बड़ा अहम इशू है, बर्निंग इशू है और इसके ऊपर मुझे इस बात का ख़दशा है कि किसी वक्त कोई बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और वो फिर वो हेस्को के दफातर को देखेंगे, न फिर वो हेस्को के लोगों को देखेंगे, ना अमले को देखेंगे, ना गाड़ियों को देखेंगे, ना उनके दबदबे को देखेंगे। ट्रांसफार्मर्स की फराहमी और तो ट्रांसफार्मर बेसिकली जो हेस्को के पास एप्लीकेशंस आती हैं ट्रांसफार्मर्स के लिए, तो वो उनके 140 सब डिवीज़न में अगर फ़र्ज़ करें एक महीने में और 100 एप्लीकेशंस आती हैं तो उनके पास जो है तकरीबन
10 करोड़ रुपया जो है वो एक महीने में जमा हो जाता है, जिसको वो आम तौर से साल लगाते हैं डिसाइड करने में। अगर इसी तरह से जो है वो हर महीने 100 एप्लीकेशन आती हैं तो 1 करोड़ 20 अरब रुपया उनके पास उनके अकाउंट में पब्लिक का पड़ा हुआ होता है। तो जब 1 अरब 20 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है तो मैं इस बात पे ज़ोर दे रहा हूँ तो हैस्को को वहीं से उन्हीं ट्रांसफार्मर्स के पैसे को जब वो यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, यकीनन उनके अकाउंट में पड़ा है तो वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो फिर पब्लिक से ट्रांसफार्मर ठीक कराने का के मद में पैसे लेने का कोई जवाज़ नहीं बनता। तो मैं जो शुरू वाली बात फिर दोबारा से कहता हूँ कि खुदारा हैस्को वालों के लिए वो इलेक्टेड लोगों, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात उनके समझ में नहीं आ रही। अंजुमन ताजरान और दीगर ऐसी ही अंजुमन के जो नुमाइंदा अशख़ास हैं उनकी बात उनके समझ में नहीं आ रही, एहतजाज उनके समझ में नहीं आ रहा। तो खुदा न करे कि कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए कि जहाँ फिर पब्लिक हो और हैस्को हो, ये बड़ी ख़राब बात हो जाएगी और मैं उस पर मज़ीद रोशनी नहीं डालना चाहता। तो मैं खुशी की बात यह है इसी तकलीफ़ दे बात के साथ कि चाइना ने एटमी तवानाई से बिजली बनाने के मंसूबे का अभी हाल ही में जो है वो तजर्बा किया है यहाँ पाकिस्तान में, और वो तजर्बा कामयाब हो गया है और बहुत जल्दी उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान के साइन हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात ये, खुशाइंद बात ये है कि ये तजर्बा कराची में हुआ है और एटमी तवानाई से जो बिजली बनेगी वो सस्ती बिजली होगी और वो उस बिजली के लिए, बिजली की फ़राहमी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की फ़राहमी के लिए लाए अमल तय किया जाना होगा, जा रहा होगा, और वो उसकी जो शक्ल है आइंदा चंद माह में इंशाअल्लाह जो है वो सामने आ जाएगी कि अब इसको कैसे जो है मार्केट किया जाए और कैसे इसको चलाया जाए। तो हमारी इस महंगी बिजली और हैस्को और पेपको और सेपको और केईएससी और इस किस्म की बहुत सारी बनी हुई हैं, उनसे अल्लाह ताला हमें निजात दिलाए, हमारी जान छुड़ाए और हम बिजली के मामले में न सिर्फ ख़ुद कफ़ील हो जाएं बल्कि ये जो आवाम का जो देरीना मसला है उससे किसी तरह से जान छूट जाए। इसी के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा कि आज हमने सहर हासिल गुफ्तगू की है डोमेस्टिक इशू पे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। खुशाइन बात यह है कि अमेरिका में 1 नवंबर से अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 की वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन का ऐलान कर दिया है। 1 नवंबर इसलिए भी अहम है कि उसके 2 दिन बाद, मतलब नवंबर के 3rd से प्रेसिडेंशियलशिप के इंतखाबात शुरू हो रहे हैं। तो यकीनन उन्होंने इस कोविड की वैक्सीन के बारे में तमाम तरीक़ों से, तमाम चैनल्स पे, तमाम मतलब ग्राउंड लेवल पे उसको चेक किया होगा, तजर्बात किए होंगे, तजर्बात के बाद वो उसको लेके आ रहे हैं। ये बड़ी अहम बात है। तो और खुशाइन बात है कि वो क्योंकि उनकी इलेक्शन से ब्रेकिट हुआ है, इसलिए मुझे यकीन है कि उसमें कोई बहुत बेहतर काम हुआ होगा। तो इसी के साथ
जो है अमेरिका ने इंडिया और चाइना के लिए जो उनके दरमियान जो है जंगी सूरत हाल बनी हुई है, उनकी सरहदों पे टेंशन है, बल्कि मैं ये कहूँ तो हक बजानिब होऊंगा कि चाइना और इंडिया की वॉर शुरू हो गई है और जो अभी फ़िलहाल अंडर कंट्रोल है। तो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि अमेरिका के सदर ने ये पैगाम दिया है बैकडोर डिप्लोमेसी या सफारतकारी के ज़रिए कि जी हम जो है अमेरिका जो है इसमें सालिसी किरदार अदा करने के लिए तैयार है, जिसके ऊपर चाइना ने कोई ख़ास रद्द अमल नहीं दिया और उस पर कोई किसी किस्म की बात नहीं की। चाइना जो है वो मुसलसल जो है पेश कदमी कर रहा है। उसने वही जो लद्दाख में और उसके गिरदोनवा में, इवन लद्दाख से लेके तुर्बत तक जो है उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट जो हैं, जंगी एयरक्राफ्ट जो हैं वो प्लेस कर दिए हैं और जंगी साज़ो सामान वहाँ पे जो है तनसीब कर दिया है। तो ये इस सूरत हाल को देखते हुए कि जी चाइना की क्या सोच है और इंडिया की क्या पोजीशन है, इसको देखते हुए उन्होंने ये जो है पेशकश की है। तो मैं जो मुझे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट हुई कि रीजनल ब्लॉक में नेपाल है, बांग्लादेश है, चीन है, ईरान है, पाकिस्तान है, रूस है, अफ़गानिस्तान है। ये रीजनल ब्लॉक में जो है मुझे बनने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि चाइना की पोजीशन जो है वो बहुत मुस्तहकम हो रही है और ये जो नए ब्लॉक बन रहे हैं उन नए ब्लॉक्स की वजह से तो इस सब कॉन्टिनेंट में और बहरे अरब में सब कॉन्टिनेंट में और बिलखुसूस जो है चाइना सी जो है वहाँ टेंस है सूरत हाल। तो उसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए और उस टेंशन को ख़त्म करने के लिए इन्होंने बैकडोर डिप्लोमेसी का तरीक़ाकार शुरू किया है। मगर चाइना की जो पेशकदमी है अब वो मुझे ऐसा, या इंटरनेशनल मीडिया में जो चीज़ें आ रही हैं उनका तज्ज़िया करने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अरुणाचल प्रदेश पर चीन बहुत जल्द कब्ज़ा कर लेगा ताकि भारत को तिब्बत में जो भारत की एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं उसको रोकने के लिए उसको या उस एडवेंचर को जो डिफ्यूज़ करने के लिए उसको ये करना पड़ेगा। और ये आप सुनेंगे अगले उसमें कि जी चाइना ने पेशकदमी करके, क्योंकि मैंने पिछली मरतबा कहा था कि लद्दाख में उन्होंने उसको 4 फिंगर के करीब आने से मना कर दिया है और वो बात भी कंफर्म हो गई कि वो 4 फिंगर पे आने से मना कर दिया है। तो ये जो सूरत हाल बन रही है इस तरफ मैं क्योंकि वक्त बहुत हो गया है अब इसको बहुत जल्द समअप करूँगा। तो हम जो हैं पाकिस्तान के साथ तो मुसलसल इंडिया ये चाह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ उलझे, मगर मैं सलाम पेश करता हूँ, सलूट करता हूँ पाकिस्तान की बहरी बर्री और फ़िज़ाई फ़ौज को जो ये जो है हरबी पॉलिसी बनाते हैं और इस सिलसिले में फ़ैसले करते हैं हमारे फ़ॉरेन अफेयर्स को, हमारी हुकूमत को, कि उन्होंने हमेशा जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर रोज़ाना की बुनियाद पे उसकी ख़िलाफ़ वर्जी होती है, फायरिंग होती है। गरीब देहाती वहाँ जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जो देहात हमारे हैं उनमें कुछ लोग ज़ख्मी होते हैं, कभी हलाकतें भी, शहादतें भी हो जाती हैं। तो हमारे इन पॉलिसी मेकर्स ने जो है वो इतना ही कुछ उसका रिप्लाई दिया है
कि मतलब उसका शेर को सवा शेर दिया है, कभी ये नहीं हुआ कि जी उन्होंने शेर को 2 शेर दे दिया हो या 5 शेर दे दिया हो या 10 शेर का जवाब दे दिया हो। तो मामलात माशाअल्लाह अंडर कंट्रोल चल रहे हैं और सूरत हाल मेरी नाक़िस सी राय ये है कि बेहतर है। अब सिर्फ़ और सिर्फ वही जो हमेशा कहता हूँ कि जो ज़मीन के अंदर ख़जाने दफन हैं और अल्लाह ताला ने वो हमें बख्शे हैं, उनको निकाल के मुल्क की तरक्की और मुल्क की फ़लाह के लिए और मुल्क के बाशिंदों की फ़लाह के लिए काम किया जाए, जिसके लिए हमें जो है बिलखुसूस पाकिस्तानी शहरियों को जो है दयानतदारी के साथ मुल्क की सालमियत, मुल्क के साथ वफ़ा करनी होगी। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मामूर हैं हमारे खामोश हीरोज़, उनके साथ वफ़ा करनी होगी। तो इसी के साथ जो है वो इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाअल्लाह अगले बुध को हाज़िर होंगे।